आज का टॉपिक लॉसेस इन डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर के अंदर कितना टाइप का लॉस होता है, क्या क्या लॉस है, ठीक है। पहले हम देखेंगे टोटल लॉस, ठीक है। नंबर 1 में क्या है ना, आयरन लॉस। नंबर 2 कॉपर लॉस, मैकेनिकल लॉस, ओके। तो जैसे थर्ड थिंग इज लॉस इन 3 टाइप ऑफ लॉस, और इज आयरन लॉस, दूसरा क्या है कॉपर लॉस, दूसरा क्या है मैकेनिकल लॉस। देखिए वो आयरन लॉस को 2 टाइप से डिवाइड किया है, एक हिस्टेरेसिस लॉस, अनदर क्या है ना एडी करंट लॉस। उसके बाद ये क्या है ना कॉपर लॉस। जो कॉपर लॉस जो होता है ये भी 3 टाइप का होता है, ठीक है। ये आयरन लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस, सीरीज कॉपर लॉस, सीरीज वाइंडिंग का कॉपर लॉस या शॉर्ट वाइंडिंग का कॉपर लॉस। सिंगल लॉस ये भी 2 टाइप का, एक फ्रिक्शन लॉस होता है, एक वाइंडेज लॉस, और अदर नेम क्या है ना फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। पहले हम देखेंगे ये जो लॉस जो बन रहा है एक डीसी जनरेटर का कहाँ पे बनता है, वो जनरेट होता है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो आयरन लॉस जो दिख रहा है ना, आयरन लॉस ये मतलब एक डीसी जनरेटर का कोर का ऊपर एक जनरेट होता है, ठीक है। ये आयरन लॉस, इसका दूसरा नेम क्या है कोर लॉस। ये कोर के ऊपर होता है, ठीक है, आयरन लॉस। लेकिन जहाँ पे कोर रहता है तो एक फील्ड का ऊपर भी एक कोर रहता है, एक आर्मेचर का ऊपर भी रहता है, ठीक है। तो जहाँ जगह पे इसका कोर रहेगा उसी का ऊपर क्या है ना आयरन लॉस होगा, ठीक है। जो आयरन लॉस जो है ये हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, ये बाद में हम डिस्कशन करेंगे। पहले इसका कॉपर लॉस कहाँ पे होगा, कॉपर लॉस जहाँ पे वाइंडिंग रहता है, कॉपर का वाइंडिंग। लेकिन हम लोग का जो वाइंडिंग जो रहता है आर्मेचर का अंदर भी रहता है, ठीक है, उसी का अंदर होगा इसका कॉपर लॉस। लेकिन इसके बाद क्या है सीरीज फील्ड जो होता है, जो सीरीज जनरेटर जो सीरीज फील्ड रहता है ना, तो सीरीज फील्ड का ऊपर जो लॉस आएगा वाइंडिंग का ऊपर ये होगा सीरीज कॉपर लॉस। ये जो शॉर्ट दिख रहा है ना शॉर्ट कॉपर लॉस, ये शॉर्ट फील्ड का ऊपर होता है, ठीक। इसका ये मैकेनिकल लॉस ये 2 टाइप का होता है, एक फ्रिक्शन लॉस होता है, ठीक है। ये भी हम देखेंगे फ्रिक्शन लॉस कहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद हम वाइंडेज लॉस एंड एयर फ्रिक्शन लॉस, ठीक है, 2 टाइप का। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे हिस्टेरेसिस लॉस। देखो इसके बाद क्या है ना हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या है, दिस लॉस ऑकर ड्यू टू इज ए रिवर्स मैग्नेटाइजेशन ऑफ द आर्मेचर कंडक्टर। ये रिवर्स मैग्नेटाइजेशन क्या है ना, ये जो रिवर्स मैग्नेटाइजेशन मान लो एक नॉर्थ पोल, एक बार क्या होगा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मैग्नेटिक फ्लो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा एंड साउथ टू नॉर्थ होगा। ऐसे क्या होगा ना बार बार क्या होगा ना ऐसे चेंज होगा, ठीक है, इसका रिवर्स होगा। उसी केस का ऊपर क्या है ना हिस्टेरेसिस लॉस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक मान लो कि जो चेंजिंग हो रहा है नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ, ऐसे क्या है ऑल्टरनेटली ऐसे चलेगा। इसके बाद क्या है दिस लॉस डिपेंड अपॉन टू द वॉल्यूम एंड ग्रेड ऑफ आयरन। ग्रेड ऑफ आयरन क्या है बेसिकली वो जो डिपेंड करता है वो आयरन मटेरियल का ऊपर, कोर का मटेरियल का ऊपर, ठीक है। जो आयरन मटेरियल होता है, ठीक है, तो आयरन मटेरियल मान लो क्या क्या है ना, जो सिलिकॉन स्टील होता है, फेराइटी मटेरियल होता है, इसका मटेरियल का ऊपर ज्यादातर ये डिपेंड करता है। फॉर्मूला क्या है ना W is equal to म्यू V मैक्सिमम 1.6 F V। लेकिन इसका F क्या है ना, F फ्रीक्वेंसी F equal to ओके। उसके बाद क्या है ना B क्या है ना फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो हर एग्जाम में पूछता है तो हिस्टेरेसिस लॉस ये किसका ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका हिस्टेरेसिस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो एक कंडीशन क्या है ना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो हिस्टेरेसिस लॉस भी ज्यादा होगा, तो फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगा तो भी हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा है। समझ में आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है वो फ्रीक्वेंसी का ऊपर और कहाँ पे डिपेंड करता है और फ्लक्स डेंसिटी का ऊपर, लेकिन इसका वॉल्यूम के ऊपर इतना ज्यादा नहीं करता है, ठीक है।
इसके बाद हम देखेंगे ईडी करंट लॉस। तो ईडी करंट लॉस, ओके, तो ईडी करंट लॉस व्हेन द आर्मेचर conductor rotate it also caught the magnetic flux, then EMF be induced in a body of core according to the electromagnetic induction is called eddy current loss। ओके, ये क्या है ना, आर्मेचर कंडक्टर जिस टाइम रोटेट होगा तो आर्मेचर कंडक्टर मान लो ये वाला ऐसा है, ये फील्ड का पार्ट है और ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल दिख रहे हैं ना, उसी के अंदर क्या होगा ना, एक जहाँ पे करंट कैरी हो सकता है, लेकिन उसका जो वाइंडिंग जो होता है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेकिन किसका ऊपर रहता है, कोर का ऊपर रहता है, ये स्टील का मटेरियल है ना। तो जिस टाइम क्या होगा ना, ये आर्मेचर कंडक्टर रोटेट होगा, इसी के साथ क्या होगा, आर्मेचर का अंदर जो रहता है आर्मेचर कोर, ये भी क्या होगा एक ही साथ में रोटेट होगा ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या होगा ना, ये अंदर जो रहता है कोर, ये भी क्या होगा, ये रोटेट होगा, लेकिन ये क्या है, ये रेट ऑफ चेंज फ्लक्स का अंदर है, कंडक्टर को हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये कौन सा लॉ है ना, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये जो व्हेन द आर्मेचर कंडक्टर रोटेट इट आल्सो कॉट द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये आर्मेचर कंडक्टर रोटेट होगा, उसी के साथ क्या होगा, आर्मेचर कोर भी रोटेट होगा, समझ में आ रहा है। तो आर्मेचर कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, लेकिन ये भी अंदर जो रहता है कोर, ये भी कट करेगा ना, समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये कोर के अंदर क्या है ना, कुछ वोल्टेज डेवलप हो जाता है, जो डेवलपिंग वोल्टेज जो आ रहा है ये होता है क्या ना, ईडी करंट लॉस, समझ में आ रहा है ना। तो ये किसका ऊपर डिपेंड करता है, ये जो ईडी करंट लॉस फ्लक्स डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम एंड थिकनेस, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है, नॉन लीनियर टर्म में इसका वेरी करेगा, लेकिन इसका जो रिलेशन है ईडी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। हर एग्जाम में पूछा है तो ईडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्क्वायर टर्म के साथ, समझ में आ रहा है। दूसरा केस क्या है, ये वॉल्यूम का ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद ये थिकनेस, थिकनेस क्या है ना, इसलिए क्या है, ये थिकनेस के साथ भी क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ईडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द थिकनेस स्क्वायर। कॉपर लॉस ऑकरिंग इन ए कॉपर वाइंडिंग, ओके, कहां पे होता है ना कॉपर लॉस ना कॉपर वाइंडिंग के ऊपर होता है ओनली, ठीक है, कॉपर लॉस। और क्या इन दिस लॉस इज डिपेंड अपॉन टू इज ए करंट एंड रेजिस्टेंस, किसका ऊपर डिपेंड करता है, करंट एंड रेजिस्टेंस का ऊपर, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो कॉपर लॉस क्या है ना, तीन मतलब इसका जहां पे कॉपर वाइंडिंग रहता है वहां पे क्या होता है ना, कॉपर लॉस होता है। लेकिन हम लोग का इसका डीसी जनरेटर का ऊपर क्या है, मतलब फील्ड का ऊपर भी रहता है वाइंडिंग और आर्मेचर के ऊपर भी रहता है, ठीक है। लेकिन नंबर 1 क्या है ना, आर्मेचर कॉपर लॉस का आर्मेचर वाइंडिंग लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस losses equal to I square RA। this another number 2 जहां पे वाइंडिंग रहता है, लेकिन आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग रहता है, ये जो लॉस होगा I स्क्वायर आर्मेचर करंट स्क्वायर इनटू RA। लेकिन सीरीज फील्ड का ऊपर भी रहता है ना, सीरीज कॉपर लॉसेस इक्वल टू IS स्क्वायर एंड R, ठीक है। तो आर्मेचर कॉपर लॉस ये डिपेंड करेगा, तो आर्मेचर करंट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन सीरीज कॉपर लॉस किसका ऊपर डिपेंड करेगा ना, सीरीज फील्ड करंट एंड सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस,
उसके बाद नंबर 3 क्या है, उसका अंदर एक साउंड फील्ड भी रहता है, ठीक है। साउंड कॉपर लॉस इक्वल टू ISH स्क्वायर इनटू R फुल लोड कंडीशन पर, फुल लोड कंडीशन के ऊपर इसका लॉस कितना होता है ना 20% टू 30% तक ये सब रहता है कॉपर लॉस। लेकिन इसके साथ क्या है ना, जो कम्यूटेटर एंड ब्रश जो कांटेक्ट में आ रहा है ये भी होता है क्या, उसी का अंदर। इसके बाद क्या है ना मैकेनिकल लॉस। The mechanical loss is a two type of mechanical loss. Okay, number one is a frictional loss. Another क्या है ना वेंडेज लॉस और एयर फ्रिक्शन लॉस। समझ में आया? पहले हम देखेंगे जो फ्रिक्शन लॉस कहाँ पे होता है। फ्रिक्शन कहाँ पे होता है, एक स्टेशनरी बॉडी के साथ एक रोटेटिंग बॉडी जहाँ पे घिस के चलता है, ठीक है। लेकिन इसका फ्रिक्शन लॉस कहाँ होता है, ठीक है, दोनों जगह पे होता है। ये कम्यूटेटर है ना, उसका ऊपर क्या है, ये कार्बन ब्रश ऐसे रहता है, तो क्या होगा ना एक कम्यूटेटर के साथ वो ब्रश क्या होगा, वो घिस के चलेगा। समझ में आ रहा है ना। उस केस का ऊपर एक फ्रिक्शन लॉस बनता है। दूसरा मतलब नेक्स्ट और कहाँ पे होता है, नंबर 2 में क्या है, इसका बेरिंग का ऊपर होता है। वो साइड में जो लगता है बेरिंग, ठीक है, उसी का ऊपर होता है जहाँ पे इसका घिसापट होता है, ठीक है। तो एक कम्यूटेटर ब्रश का ऊपर एक घिस के चलेगा, उसी का अंदर क्या एक फ्रिक्शन लॉस होगा। लेकिन ये सब क्या इसका मैकेनिकल लॉस के अंदर जाता है। तो ये स्टेशनरी बॉडी के साथ एक रोटेटिंग बॉडी क्या अगर घिस के चलेगा तो क्या है स्पीड को कम कर देगा ना। समझ में आ रहा है। ये वो होता है कि एक फ्रिक्शन लॉस, दूसरा क्या है बेरिंग के अंदर होता है, ठीक है। तो फिर हम कर देंगे कम्यूटेटर एंड प्रोसेस एंड बेरिंग का ऊपर होगा। इसका ऊपर डिपेंड करेगा फ्रिक्शन लॉस ना, ये ब्रश और बेरिंग का ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वेल्डेज लॉस एंड फ्रिक्शन लॉस। वेल्डेज लॉस और फ्रिक्शन लॉस क्या है ना, ये जो लॉस होता है, मान लो ये वाला क्या है फील्ड पोल है ना, ठीक है। तो फील्ड पोल के अंदर क्या है ना, ये रोटर रोटेशन होगा, लेकिन इसका फील्ड और आर्मेचर का बीच में बहुत कम गैस रहता है, बहुत कम, ठीक है। उसी गैस के कम होने से क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा एयर कंप्रेस हो जाएगा। बहुत प्रेशर ये तो एयर स्पीड बहुत ज्यादा है ना आर्मेचर का, ये ज्यादा स्पीड में घूमेगा तो क्या होगा, उसी का बीच में क्या होगा ना एयर कंप्रेस हो जाएगा। उसी का ऊपर होता है ना एयर वेंडेज लॉस और एयर फ्रिक्शन लॉस। ये मतलब क्या है, जिस टाइम ये घूमता है उसी का टाइम क्या है ये लॉस होता है। समझ में आ रहा है ना। तो मैकेनिकल लॉस इज टू टाइप। नंबर 1 इज फ्रिक्शन लॉस। ये कहाँ पे होता है, ये बेरिंग का अंदर होता है और कहाँ पे होता है, एक कम्यूटेटर एंड ब्रश का बीच में होता है, ठीक है, जहाँ पे घिसापट होता है। उसके बाद क्या है वेंडेज लॉस और एयर फ्रिक्शन लॉस। वेंडेज लॉस कहाँ पे होता है, हम तो बोल दिए कहाँ पे, एक स्टेटर मतलब फील्ड का स्टेटर पोल एंड आर्मेचर का रोटर पोल उसी बीच में होता है। लेकिन ये आर्मेचर का पार्ट होता है, लेकिन उसका बीच में ये घूमता है ना आर्मेचर रोटेट होगा तो क्या होगा, उसी का जो एयर गैप जो है ना, मतलब फील्ड और आर्मेचर बीच में जो एयर गैप रहेगा तो उसी का बीच का एयर कंप्रेस होगा। एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर। ओके, efficiency of a DC generator is the efficiency means the output by input. Okay, तो मान लो ये क्या है, तो डायग्राम में हम देखेंगे। हेलो एक आर्मेचर, उसके अंदर ये शाफ्ट है ना, ठीक। तो हम इनपुट में क्या डाल रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी, ये वाला इनपुट एनर्जी। इनपुट में क्या है ना मैकेनिकल एनर्जी,
मैकेनिकल एनर्जी हम दे, लेकिन हमको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये लोड का ऊपर क्या रहेगा ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो हम कितना हम इनपुट में दे रहे हैं, कितना हमको आउटपुट में मिल रहा है, ये होता है एफिशिएंसी। समझ लो, हम इनपुट में हम 100% देंगे, लेकिन आउटपुट में क्या है 100% नहीं मिलेगा ना, थोड़ा कम मिलेगा, लेस देन 100%। और क्या होगा, लेस देन क्या होगा ना 100% होगा कि जो भी एनर्जी फॉर्म में है। तो मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान लो उसको 100% देंगे, उसका 100% बाहर करवाएगा क्या, नहीं आएगा, लेकिन उसका बीच में क्या बहुत सारा लॉस हो जाता है ना, ठीक है, मतलब बहुत सारा लॉस होगा, आयरन लॉस होगा, कॉपर लॉस होगा, मैकेनिकल लॉस होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग का क्या है, जितना इसका मैकेनिकल एनर्जी हम देंगे उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी हम देखेंगे, एफिशिएंसी क्या है ना, कितना आउट हो रहा है डिवाइड बाय इनपुट, हम कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आउट हो रहा है और कितना हम इन कर रहे हैं, तो आउटपुट बाय इनपुट। ये परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इनटू 100। इसको हम देखेंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है। मैकेनिकल एफिशिएंसी equal to torque generated in armature conductor in voltage divided by total mechanical supply इक्वल टू क्या है, तो जनरेटर का अंदर इतना वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जनरेट जो हो रहा है Eg I आर्मेचर करंट डिवाइड बाय टोटल मैकेनिकल पावर सप्लाई एग्जाम्पल क्या है, देखो ये मान लो ये आर्मेचर, ये कम्यूटेटर, ये शाफ्ट। वहां पे हम क्या करेंगे ना, मैकेनिकल एनर्जी देंगे इनपुट में क्या है ना, मैकेनिकल एनर्जी इनपुट में देंगे, उसका आउटपुट में क्या आएगा ना, ये लोड, ये मतलब लोड के ऊपर क्या आएगा ना, मैकेनिकल एनर्जी इनपुट में देंगे, आउटपुट में क्या आएगा ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इसका मैकेनिकल एफिशिएंसी कितना बढ़ रहा है। तो ये इनपुट में हम क्या, इनपुट बाय आउटपुट, तो ये वाला इनपुट है, लेकिन वहां पे जो जनरेट हो रहा है Eg IA आर्मेचर कंडक्टर का समझ में आ रहा है, तो उसका शाफ्ट के ऊपर कितना हम मैकेनिकल एनर्जी हम अप्लाई करेंगे, फिर वो कंडक्टर के ऊपर कितना वोल्टेज डेवलप होगा, कितना पावर डेवलप होगा, समझ में आ रहा है। तो ये मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल जनरेशन इन आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है, आर्मेचर डिवाइड टोटल मैकेनिकल सप्लाई। जैसे जनरेट कितना हो रहा है वो आर्मेचर कंडक्टर पर Eg बाय Ia का टोटल मैकेनिकल सप्लाई। इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इक्वल टू
मतलब ये उसी पार्ट का पर रहेगा। ये जो पार्ट है ये मैकेनिकल एफिशिएंसी, हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। उसके बाद क्या है ना इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी क्या है, इतना इसका कंडक्टर आर्मेचर कंडक्टर पर जनरेट हो इतना जो है, जितना इसका आर्मेचर कंडक्टर पर जनरेट होगा उतना क्या होगा बाहर तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसका अंदर क्या है तो ये लॉस ऐड हो जाएगा। उसका अंदर कंडक्टर रहता है, एक कॉपर लॉस होगा, लेकिन ये कार्बन लॉस इसका कम्यूटेटर बीच में घिस के चलेगा, ये भी लॉस बन जाएगा। लेकिन उसका बेरिंग रहता है, ये भी लॉस कम होगा। समझ में आता है? इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी क्या है, हम लोग को मालूम है आउटपुट बाय इनपुट, लेकिन आउटपुट में ये लोड के पास भेज रहे हैं आउटपुट, इनपुट वहां पे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो आउटपुट का हम देखेंगे आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन लोड, लोड के ऊपर कितना आ रहा है, ठीक है, लोड डिवाइड बाय इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आर्मेचर कंडक्टर। The electrical energy input is generated armature conductor, input generated आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर पर कितना जनरेट हुआ है समझना। लेकिन आउटपुट जो हो रहा है इसका V I हो जाएगा V इंटू I डिवाइड बाय, तो जनरेट हो रहा है EG IN, ठीक। उसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल लॉस, ठीक है। तो इसका ओवरऑल हम एफिशिएंसी हम निकालेंगे, ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल लोड पावर डिवाइड बाय टोटल मैकेनिकल और लोड पर कितना है V I डिवाइड बाय टोटल मैकेनिकल पावर, ओके। लेकिन एक मतलब गुड एफिशिएंसी, मतलब एक गुड एफिशिएंसी कितना होगा एक डीसी जनरेटर का पर, गुड एफिशिएंसी इन ए डीसी जनरेटर 95%, ओके। और मैक्सिमम ईएमएफ सॉरी मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर, मैक्सिमम मतलब एफिशिएंसी कितने होगा ईडी, मतलब ये कांस्टेंट लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस, ठीक है। कांस्टेंट लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉसेस, ठीक है।